रानी रूपमती और बाग बहादुर की स्टोरी बहुत सुनी थी, तो उसके बारे में बताइए। उनकी लव स्टोरी थी या उन्होंने शादी की थी उनके साथ या कैसे? नहीं नहीं सर, ये देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं बाकी गलत है। हाँ। रानी रुकमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी नहीं थी। नहीं थी। बाज बहादुर एक बहुत अच्छे सिंगर थे, बट रानी रुकमती उनसे कहीं ज़्यादा बेटर थी, तो उनसे गीत सीखने के पर्पज से मांडू में लेके आते थे। सहारनपुर में काली सी नदी के किनारे दफनाया गया ताकि संगीत की वजह से इन दोनों का नाम अमर रहे। तो आज भी सहारनपुर में काली सी नदी के किनारे एक तरफ रानी रुकमती की समाधि, दूसरी तरफ बाज बहादुर का मकबरा बना हुआ है। इनमें ना तो कोई लव स्टोरी थी, ना कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, खाली एक संगीत प्रेमी की वजह से इन दोनों का नाम जाना जाता। नमस्कार मित्रांनो, मी अभिजित, मी रुपेश, दोन प्रवासी, आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आपण चालता चालता बोलूया। तर आपण आलो आहोत कुठे, राणी रूपवती मंडप, त्याला तर राणी रूपवतीचा महालसुद्धा बोलतात, है ना? हो. आणि काय बोलतात? आणि काय सध्या एकच नाव आहे त्याच्यावरती, रूपमती मंडप. मंडप. रुपेश माझ्यासारखा तुका करायला लागला व्हिडिओमध्ये. मी तर नाव चुकतो पण आता त्यांनी पण नाव चुकीचं घेतलं. काय सांगायचं आता? आणि तुम्हाला सबूत दाखवतो, थांबा त्याचं मंडप लिहिलंय त्याचं. मग मंडपच बोललो, तू मांडव बोलला. मांडव काहीतरी वेगळं बोलला. हां, आता तर मग बघूया आता वर काय काय दिसतंय. मंडप म्हणजे आताच नको माहिती सांगायची, तुम्हाला पण बघता बघता माहिती सांगूया ना. हां तेच. राणी रूपवतीसाठी बांधलं होतं हे, बाज बहादूरने बांधलं असं सांगतात. तर वर एक आपले गाईड आहेत, एक नंबर आहेत, पण तेच भेटतात का नाही बघूया पहिले. हे त्यांच्याकडून माहिती घेऊया मग आपण. हां भेटूया. इथे जाताना अशा पायऱ्या आहेत, खोदलेल्या पायऱ्या पण आहेत ती इथं कोण, आणि इकडनं रस्ता पण आहे, तो पण दाखव. बघ असा रस्ता आहे, तर हळूहळू चालत चालत जाऊ शकता. त्यांना पायऱ्या चढता नाही येते लोक, आणि ह्या अशा पायऱ्या आहेत, पायऱ्या पण दाखव. तर आता आपण ह्या पायऱ्यांनी जसे वर आलो की बघा की आपल्याकडे विहिरीमध्ये तशा पायऱ्या असतात ना, पायंड्या तशा बनवलेल्या आहेत, बाहेर काढलेल्या आहेत. आणि नंतर हे त्याला रेलिंग बसवलं आहे, रस्त्याचं काम चालू आहे. त्याच्या लगेच पायऱ्या ना वाकड्या वाकड्या आहेत. पायऱ्यांवरून नसलं येत असलं तिकडनं पण येऊ शकता, तिकडनं सुद्धा येऊ शकता. छान आहे. तर मित्रांनो, आता तुम्ही जे पाहता ती घोड्याची पागा आहे, त्याला तख्तापल बोलतात हिंदीमध्ये. तर आपल्याला आपले मित्र राजकुमार भेटलेले आहेत, तो इसके बारे में अभी ये जानकारी देंगे हिंदी में, ठीक आहे? तर आपण हिंदीमध्ये ऐकूया यांच्याकडनं माहिती. तर थोडा माईक आपण एक्सचेंज करूया आणि मग ऐकूया. तर मित्रांनो, आपण राणी रूपवतीचा मंडप बघायला जातो, ज्याला महाल पण बोलतात. तर आपल्याला हे राजकुमार आहेत, जे इथले गाईड आहेत, ते तर आपल्याला सर्व माहिती सांगतील इकडची. तो पहले आपका नाम बताइए अपने प्रक्रिया. नमस्ते सर, मेरा नाम राजकुमार डुलगज है। हाँ। मैं पिछले 12 साल से मांडू में हूँ और प्रोफेशनल गाइड गाईड हूँ, का काम करता और जो भी टूरिस्ट आते हैं मैं उनको सेवा प्रदान करता हूँ। तुम्हाला पण कधी येत असेल तर राजकुमारांचा आपण नंबर देऊ खाली, त्यांना फोन करून तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि येऊ शकता मांडूमध्ये फिरण्यासाठी. तर ते आपल्याला आता माहिती देतील. तो कहाँ से शुरू करते हैं? ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ. हाँ, आप लोग जो ये सामने देख रहे हैं, ये वाटर रिजर्व टैंक है। 60,000 लीटर कैपेसिटी का वाटर रिजर्व टैंक है। ये वाटर को रिजर्व करके रखते थे 12 महीने पानी पीने के लिए। जो सोल्जर इस बिल्डिंग पे रहते थे बाउंड्री वाल की सुरक्षा के लिए, उनकी पानी पीने की फैसिलिटी है। क्योंकि अपन 1200 फीट ऊपर हाइट पे खड़े हैं, सी लेवल से 2400 फीट ऊपर। इतनी ऊपर हाइट पे ग्राउंड फ्लोर का पानी लाना संभव नहीं था, क्योंकि ट्यूबवेल, मोटर पंप, पाइप या इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वो रेन वाटर को स्टोर करके रखते थे पानी पीने के लिए। और ये रेन वाटर यहाँ तक कैसे आएगा, आप लोग इस साइड आएंगे। तो ये साल भर पानी चलता था? हाँ, अपन 1200 फीट ऊपर हाइट पे हैं। हाँ। इतनी ऊपर हाइट पे पानी का अरेंजमेंट उस ज़माने में बहुत समस्या वाली बात थी। तो वो रेन वाटर को स्टोर करके रखते थे, और रेन वाटर को पीने योग्य कैसे बनाया करते थे, वो उसके बारे में आपको समझाता हूँ। अंदर आइए आप लोग। तो सर, जितना भी रेनी सीजन का वाटर पूरी बिल्डिंग का छत का पानी छत के ऊपर आता था। और इस छत का स्लोप का डायरेक्शन सामने आप जो वॉल देख रहे हैं, सेंटर में 4 स्टोन लगे हुए, वहाँ पर एक होल था जिसको गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है। तो उसके जरिए पानी इस 5x5 के टैंक में आता था। तो इस 5x5 के टैंक में 5 प्रकार की छोटी मोटी रेत, बीच में कोयला, कम मात्रा में नमक और चूना डाल के इसको भर दिया जाता था, जिससे पानी फिल्टर होके इस अंडरग्राउंड चैनल द्वारा
उस टैंक में पानी जाता था, जिसको आज के लैंग्वेज में अपन बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसकी तकनीक अपन अब चालू कर रहे हैं, जबकि 10वीं शताब्दी के लोगों ने इसका आविष्कार किया था। वो लोग जो इसमें चूना डालते थे, चूना कैल्शियम की कमी दूर करता है, जिससे पानी में सड़न नहीं होती है, और जो नमक डालते थे, नमक में एसिड अम्ल होता है, जिससे पानी में कीड़ा नहीं होता है, और जो चारकोल होता है यानी कि कोयला, उसको आज भी एक्वागार्ड, आरओ वगैरह में यूज़ किया जाता है कार्बन के रूप में। वो पानी को फिल्ट्रेशन करता है और पानी की दुर्गंध को ख़त्म कर देता है। तो उस टैंक में पानी पीने योग्य रहता था, और जब भी उस टैंक में से पानी को निकालते थे किसी बर्तन में, तो एक कपड़े के जरिए उसको छान लिया करते थे। कोई पार्टिकल आने चाहिए इसके लिए। जी सही है। सर, ये इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है जो एल शेप में बना हुआ है। ये घोड़ों का अस्तबल था, और इस बिल्डिंग को बनाने में जिस मटेरियल का यूज़ किया गया, इसमें उड़द की दाल, गुड़, गोंद, सरेस, चूना, रेत और बिल पत्थर का फल, जिसको बेल कहते हैं, उसके मिश्रण से बिल्डिंग बनाया गया, क्योंकि जमाने में सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। और आप लोग जो फर्श देख रहे हैं, इसको 2004 में कंक्रीट किया गया है। उसके पहले कच्चा था, क्योंकि घोड़ों का अस्तबल था तो इसको कच्चा ही रखा जाता है। जो सीमेंट होता है वो 100 साल बाद मिट्टी बन के गिरना चालू हो जाता है, और जो मटेरियल मैंने आप लोग को बताया वो 100 साल बाद स्टोन होता है, स्टोन बन जाता है। रिजल्ट आप लोग के सामने है। 10वीं शताब्दी का बना हुआ बिल्डिंग है, और अभी 21वीं चल रही है, यानी 1100 साल रनिंग चल रहे हैं। ठीक है, आइए अभी अपन इस साइड से फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। आ जाओ सब लोग, आ जाओ ना। तो पे आगे, जी सर। तो अभी इसके बारे में बताइए कुछ। तो सर, जो ग्राउंड फ्लोर था वो घोड़ों का अस्तबल था। ये फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे सोल्जर रहते थे। अच्छा। क्योंकि यहाँ के जो 10वीं शताब्दी के राजा थे, राजा भोज, उनकी रेसिडेंसी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर धार है, वहाँ पे थी, और ये उनका आर्मी कैपिटल है। वही हाँ, रहते थे वो। जी ठीक है। और ये उनका आर्मी कैपिटल है। आर्मी यहाँ रखने का रीजन ये है कि पैलेस बाउंड्री वॉल पे बना हुआ है, तो निमाड़ साइड से कोई दुश्मन अटैक ना करे, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे कुछ सोल्जर रहते थे। और सोल्जर यहाँ रखने का रीजन ये नहीं कि यहाँ पे खाना पीना सोना रहना, वो ड्यूटी टाइम आते थे, और ड्यूटी खत्म होने पे वापिस अपने घर जाते थे, यानी कि शिफ्ट चेंज होती थी। तो जो सोल्जर यहाँ पे नाइट ड्यूटी करते थे, आप लोग ये स्टोन देख रहे हैं, ये स्टोन देखिए, इस तरफ देखेंगे आपको हर एक वॉल के कोने में एक एक स्टोन लगा हुआ दिखाई देगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे नाइट में हवा और पानी का डायरेक्शन इस साइड से रहता है, तो ये दीपक बुझे नहीं। यहाँ पे यहाँ पे मसाल का यूज़ नहीं होता था। अगर मसाल का यूज़ करेंगे तो रोशनी ज़्यादा होगी, जिससे दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए दीपक ही लगाए जाते थे। और इसको ओपन डोर इसलिए बनाया गया कि बाई चांस अगर कोई दुश्मन इस पर अटैक करे, तो यहाँ पे रहने वाले सोल्जर किसी भी रूट से बाहर निकल के उनका सामना कर सकते हैं। तो रानी रुकमती उस टावर में खड़े होकर इस डायरेक्शन में नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी, जो महेश्वर से लगा के धर्मपुरी तक एक हल्की सी चांदी की लाइनिंग बनती है, जो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से लगा के 7 बजे के बीच में जब सनराइजिंग होता है, तो सूरज की शीतल किरणें जैसी जल पे गिरती है, यानी एक पर्टिकुलर हाइट पे आने के बाद में सनलाइट जैसी रिवर पे गिरेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद जब दिन बढ़ना चालू होता है और सूरज ऊपर की तरफ उड़ता है, तो ये क्लाउड हो जाता है और दिखाई देना बंद हो जाती है। देख रहे हैं आप लोग अभी कितना क्लाउड हो रहा है। और ये क्लाउड क्यों होता है, उसका एक कारण है। जो इस बिल्डिंग की ये लास्ट वाली वॉल है, ये मालवा की लास्ट बाउंड्री है। आप इस तरफ देखेंगे, ये मालवा प्लेटू है। देखिए उबड़ खाबड़ दिखाई देगा, बट क्लीन दिखाई देगा। इधर देखिए बैक साइड में ये निमाड़ वैली है, जहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से 12 महीने क्लाउड रहता है। बस मॉर्निंग टाइम में ही नर्मदा रिवर के दर्शन होना संभव है। तो रानी रुकमती एवरी डे एवरी मॉर्निंग जहाज महल से घोड़ा गाड़ी पालकी द्वारा आती थी। इस पवेलियन से ऊपर से नर्मदा रिवर के दर्शन करने के बाद में जब वापस रिटर्न जाती थी, नीचे बाज बहादुर को कुछ क्लासिकल गीत सुनाना और वापस जहाज महल में चले जाना। तो रानी रुकमती जब नर्मदा रिवर के दर्शन करने आती थी घोड़ा गाड़ी पालकी द्वारा, तो उनका स्टाफ यहाँ पे नीचे होता था। यहाँ पे घोड़ा गाड़ी पालकी रुकेगा, यहाँ से उनको पैदल चलना है। तो इसके अंदर से एक अंडरग्राउंड रास्ता है, जो आप लाइन से 5 वेंटिलेशन देख रहे हो, वहाँ लास्ट में जाके ओपन हो जाता है। इसी डायरेक्शन से रानी रुकमती ऊपर आती थी। नर्मदा रिवर के दर्शन करने के बाद में वापस इसी डायरेक्शन से नीचे उतरना, ये घोड़ा गाड़ी पालकी में बैठना, बाज बहादुर के पैलेस में जाके उनको कुछ क्लासिकल गीत सुनाना और वापस जहाज महल में चले जाना। तो ये डायरेक्शन स्पेशल रानी रुकमती के आने और जाने के लिए रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर घोड़ों का अस्तबल था, तो उस साइड से आना और जाना संभव नहीं था। तो इस डायरेक्शन से रानी रुकमती का आना और जाना होता था। तो ये वेंटिलेशन इसलिए बनाया गया, ये उस जमाने का लाइट अरेंजमेंट है, क्योंकि जमाने में बिजली की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो सनलाइट अंदर जाए ताकि अंदर रोशनी रहे। फिर नाइट में दीपक का यूज होता था।
तो अब देखिए हम लोग आए ये घूमने के लिए मांडू, ठीक है, और हमने यहाँ पे वो रानी रूपमती और बाग बहादुर की स्टोरी बहुत सुनी थी, तो उसके बारे में बताइए। उनकी लव स्टोरी थी या उनने शादी की थी उनके साथ या कैसे? नहीं सर, ये देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है, बाकी गलत है। हाँ, रानी रुकमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी नहीं थी। नहीं थी। बाज बहादुर एक बहुत अच्छे सिंगर थे, अच्छा, बट रानी रुकमती उनसे कहीं ज़्यादा बेटर थी, तो उनसे गीत सीखने के पर्पज से मांडू में लेके आते हैं। पर मतलब हमने जितना सुना था कि बहुत लोग बोलते हैं कि उनकी लव स्टोरी थी और उन्होंने शादी कर ली थी। मांडू तो को ये तो- हाईलाइट करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना दी है लोगों ने, बाकी इसका कोई एविडेंस भी नहीं है। रानी रुकमती और बाज बहादुर में ऐसा कोई, खाली आप लिविंग रिलेशनशिप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की मेजोरिटी एक जैसी थी, हाँ, दोनों एक बहुत अच्छे गीत कलाकार थे। तो इस वजह से आप देखिए ना, बाज बहादुर उस पैलेस में रहा करते थे हाँ। और रानी रुकमती जहाज महल में रहा करती थी। तो उनकी समाधि या ऐसे कुछ है यहाँ पे? देखिए क्या होता है कि बाद में बाज बहादुर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अकबर से बगावत कर लेते हैं। ये अकबर के सूबेदार थे, तो ये अकबर से बगावत कर लेते हैं और अपने आप को यहाँ का इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर देते हैं। इस बात से नाराज होकर अकबर आदम खां को मालवा अटैक के लिए पहुंचाते हैं। हाँ। बाज बहादुर आदम खां में युद्ध होता है, युद्ध के दौरान बाज बहादुर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। आदम खां रानी रुकमती को परेशान करने की कोशिश करता है, तो वो डायमंड सुसाइड कर लेती है, हीरे को निगल जाती है, जिससे पाजिन में आता है, उनकी डेथ हो जाती है। इस बात से घबरा के आदम खां रानी रुकमती की डेड बॉडी को लेकर आगरा की तरफ निकलता है, पर रास्ते में सारंगपुर आता है, उज्जैन मक्सी रोड पे, हाँ, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है, एमपी में ही लगता है। वहाँ पे जाते आते रानी रुकमती की डेड बॉडी खराब होने लगती है, तो वहीं पे काली सी नदी के किनारे वो रानी रुकमती को दफना देता है। बाद नहीं होते उनके? हाँ, उनको दफना दिया। अच्छा। देखिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 3 तरह से दाग होते हैं। रानी रुकमती को एक संतन का रूप दिया गया जैसे मीराबाई, हाँ, तो जो संत होते हैं उनको बिठा के समाधि दी जाती बेटा है। की समाधि थी। सेकंड, जिसको सांप वगैरह काट लेते ना, उनको जल दाग देते हैं, हाँ, और जिनकी डेथ हो जाती है उनको अग्नि दाग देते हैं। तो रानी रुकमती की समाधि बनी हुई है। बाद में जब बाज बहादुर को खबर मिलती है कि रानी रुकमती नहीं रही है, तो वो अकबर के शरण में जाते हैं। हाँ, अकबर उनको माफ कर देते क्योंकि बाज बहादुर एक बहुत अच्छे सिंगर थे, तो उनको अपना दास बना के रख लेते हैं। जब बाज बहादुर की मृत्यु होती है, तो उन्हें रानी रुकमती की समाधि के पास में सारंगपुर में काली सी नदी के किनारे दफनाया गया, ताकि संगीत की वजह से इन दोनों का नाम अमर रहे। तो आज भी सारंगपुर में काली सी नदी के किनारे एक तरफ रानी रुकमती की समाधि, दूसरी तरफ बाज बहादुर का मकबरा बना हुआ है। इनमें ना तो कोई लव स्टोरी थी, ना कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, खाली एक संगीत प्रेमी की वजह से इन दोनों का नाम जाना जाता है। तो ये मांडू घूमने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है और यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं वो बताइए हमारे प्रेक्षकों को। देखिए सर, मांडू के अंदर घूमने के लिए सबसे बेस्ट सीजन है रेनी सीजन, रेनी सीजन, और रेनी सीजन में अगस्त में यहाँ पे क्या चारों तरफ क्लाउड हो जाता है, गिरीनीरी हो जाती है, वाटरफॉल वगैरह चालू हो जाते हैं, और इतना ट्रैफिक आता है कि आप पूछिए मत। सारी होटलें फुल हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कुंभ का मेला है। हाँ, कितनी भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है। आपला आता व्हिडिओ इथे पूर्ण झाला आहे, तर आपण राजकुमार जी आहे त्यांचा आभार मानूया। तो थँक्यू आपने गाइड किया उसके लिए। सर ये तो मेरा फर्ज है सर। बस नहीं फर्ज हो तो सही है, बस आपका नाम और एक बार आपका मोबाइल नंबर सबको बता दीजिए, जिससे कि कोई भी अगर आए यहाँ पे तो आपको कांटेक्ट कर सके। सर मेरा नाम राजकुमार डुलगज है, मैं मांडू गाइड हूँ, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9074448762। तर तुम्ही कधी पण मांडूमध्ये याल ना, तर राजकुमार आहेत, त्यांना आवर्जून कॉल करा, ते तुम्हाला पूर्ण मांडू पण फिरवतील आणि पुरा मांडू भी घुमा देंगे जी, ना। आल मांडू विजिट कराते पुरा हैं। ऑल मांडू पण विजिट करतात आणि ते जास्त करून इथे जातात रूपवती महालमध्ये। आमचे डोळे तुम्हाला बारीक बारीक दिसत असतील ना, ऊन खूप आहे ना, त्यामुळे यांनी असं ऊन इकडनं त्यामुळे डायरेक्ट येतं, ते मागचा व्ह्यू दिसायला पाहिजे ना, म्हणून आम्ही अशी होते बरोबर। हां, तर तिथनं ती बघायची, त्यामुळे याला रूपवती महाल म्हणून असं बोलतात, पण हे रूपवती महाल नाही आहे, तर रूपवती मंडप आहे फक्त। तर मग हिंदीमध्ये पवेलियन, हां, पवेलियन हिंदीमध्ये इंग्लिशमध्ये पवेलियन, इंग्लिशमध्ये पवेलियन। पवेलियन। जर तुम्हाला आमचा हा पवेलियनचा व्हिडिओ आवडला असेल, पवेलियन म्हणजे ह्याला पण पवेलियन बोलतात, क्रिकेट खेळत असतात ना त्याला पण, तो नाही जाऊया। तर तुम्हाला आमचा राणी रूपवती महालाचा व्हिडिओ किंवा राणी रूपवती मंडप, खरं तर राणी रूपवती मंडपाचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। बरोबर, सबस्क्राईब करा विसरू नका। दोन प्रवासी तुम्ही पण करा, तुमच्या मित्रांना पण सांगा आणि सगळ्यांना सांगा। भेटूया आता एका नवीन ठिकाणी नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मी अभिजित, मी रुपेश, आपली रजा घेतो। बाय बाय।